हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 12 दिसंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज नेशनल पार्टी को लेकर है। क्यों न्यूज में दरअसल जो आम आदमी पार्टी है उसने अब नेशनल पार्टी का स्टेटस हासिल कर लिया है। आपको पता है 2012 में आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी। उसके बाद इतने कम समय के अंतराल में उसने नेशनल पार्टी का तमगा हासिल कर लिया है। अभी नेशनल पार्टी में कौन कौन आती है आपको पता है, सीपीआई है, सीपीआई मार्क्सिस्ट, कांग्रेस, एनसीपी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ये अभी भी नेशनल पार्टी है और बाकियों को भी नोटिस मिला हुआ है। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, इसके जितने भी एमपी है लोकसभा के, वो सब बंगाल से आते हैं, इसलिए अभी भी इनको नोटिस मिला हुआ है। एनसीपी का भी वही हाल है कि इनको भी नोटिस मिला हुआ है कि आपको क्यों ना वापस से स्टेट पार्टी बना दी जाए, क्योंकि अभी जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये कुछ पार्टी है जो क्राइटेरिया मीट नहीं करती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया है क्या, क्योंकि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो उसके लिए आपके पास में जो स्टेट पार्टी का जो रिकॉग्निशन है वो एटलीस्ट 4 स्टेट में होना चाहिए कि आप 4 राज्यों में एक स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करके रखे हैं। इसके बाद आपको 6% ज्यादा वोट मिले होना चाहिए 4 या फिर उससे ज्यादा स्टेट में, लोकसभा इलेक्शन में और या फिर असेंबली इलेक्शन में, या फिर आपके 4 एमपीस होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। और एक लास्ट क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 2% सीट होनी चाहिए लोकसभा में, और वो भी 3 स्टेट में मिलाकर। तो आम आदमी पार्टी के पास में थर्ड क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि उनको सभी जितने भी सांसद है वो सब राज्यसभा के हैं, तो ये मीट नहीं करता। उसके बाद 4 राज्यों में स्टेट पार्टी नहीं है, ये भी मीट नहीं करता। बट जो सेकंड क्राइटेरिया है वो मीट कर देता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में 6% से ज्यादा वैलिड वोट्स हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली में, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। और अभी हाल ही में जो गुजरात में इलेक्शन हुआ उनको 6% ज्यादा वोट्स मिले थे। इसके बाद गोवा में भी इनके पास में 6% से ज्यादा वैलिड वोट है। तो इसका मतलब अब इन्होंने जो सेकंड क्राइटेरिया वो मीट कर लिया है और अब ये नेशनल पार्टी बन गई है। अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें तो स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया होता है कि या तो आपके पास 6% वोट शेयर होना चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शन में और एटलीस्ट 2 एमएलए होना चाहिए, या फिर 6% वोट शेयर होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में और एटलीस्ट 1 एमपी होना चाहिए फ्रॉम दैट स्टेट, या फिर 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट, जो भी असेंबली की जो सीट्स होती हैं, या फिर 1 एमपी होना चाहिए फॉर एवरी 25 मेंबर्स, या फिर आपके पास में जो लोकसभा इलेक्शन तो असेंबली इलेक्शन हुआ होगा लास्ट में, वहां पर आपके पास 8% से ज्यादा वोट शेयर होना चाहिए, तब जाके आप किसी राज्य में स्टेट पार्टी का तमगा हासिल कर सकते हो। अब नेशनल पार्टी के फायदा क्या है? एक तो जो आपका सिंबल होगा वो अक्रॉस द इंडिया सेम होगा, आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो आपका पब्लिक ऑफिस होगा, जो आपके पार्टी का ऑफिस होगा, उसके लिए आप गवर्नमेंट लैंड भी ले सकते हो। और जब आप नॉमिनेशन के लिए फाइल करते हो तो आपको सिर्फ एक ही प्रपोजर की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप अदर पार्टीज में हो तो स्टेट पार्टीज है, वहां पे आपको 2 प्रपोजर की आवश्यकता पड़ती है। आपको ब्रॉडकास्ट स्लॉट मिलेगा दूरदर्शन में, ऑल इंडिया रेडियो में। आपकी पार्टी के पास में 40 स्टार कैंपेनर होंगे, जो अदर पार्टी के पास सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर होंगे। और यहाँ पर जो कैंपेन में एक्सपेंडिचर हुआ, स्टार कैंपेनिंग में हुआ, वो आपके कैंडिडेट के स्पेंडिंग लिमिट में भी नहीं ऐड किया जाएगा। तो इतने आपको फायदे मिलते हैं नेशनल पार्टी होने के। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज द एचई बायोडायवर्सिटी टारगेट को लेकर है। क्या होते हैं द एचई बायोडायवर्सिटी टारगेट? आपको पता होगा कि जो हमारा जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसको हम सीबीडी बोलते हैं, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव थे इसके। पहला, एक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, उसके बाद सस्टेनेबल यूज करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, और तीसरा था जो भी हमारा जो हमको यूटिलाइज करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, उसको फ्री एंड इक्विटेबल मैनर्स में करना है। इसके लिए एक नागोया प्रोटोकॉल भी अडॉप्ट किया गया था। इस नागोया प्रोटोकॉल में क्या था कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी से जो आप यूजेज ले रहे हो उसको इक्विटेबल मैनर में करना है, ताकि सबका बराबर उसमें कंट्रीब्यूशन रहे और सबको बराबर ही उसका फायदा मिले। और इसी के अंदर एक एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंदर कुछ 20 टारगेट्स थे। ये हैं 20 टारगेट्स जो इम्प्लीमेंट करने थे। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के टारगेट्स थे, जिसमें आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, आपकी जो स्पीसीज है उनको कंजर्व करना, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको कंजर्व करना, सॉइल को कंजर्व करना, फिशरी को सस्टेनेबल करना है। तो ये पूरे टोटल एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे जो टोटल 20 थे। अभी ये कब अडॉप्ट किए गए थे? ये 2010 में अडॉप्ट किए गए थे, जब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो रहा था नागोया में, जापान में आता है ये। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना था? हर कंट्री को अपने हिसाब से प्लान बनाना था ताकि इसके जो टारगेट्स है उसको अचीव किया जा सके। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे वो कब से कब तक होने थे? 10 साल के होने थे, 2010 से लेके 2020 तक। बट अभी तक ये टारगेट मीट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए ये न्यूज में आया है। क्योंकि एक भी सिंगल कंट्री ऐसी नहीं है जिसने पूरे के पूरे 20 एच टारगेट्स को मीट किया हो। हालांकि कुछ प्रोग्रेस जरूर हुई है, जैसे कि 70% ऑफ जो लैंड है उसको कंजर्व किया जा सका है, 10% ऑफ द ओशन इसे भी कंजर्व किया गया है। अब रीजन जानते हैं कि आखिर एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट मीट क्यों नहीं हुए, किसी ने किसी कंट्री में कंप्लीट क्यों नहीं हुए।
क्योंकि जो टारगेट था वो थी वेग लैंग्वेज था, मतलब आपको लैंड कंजर्व करना है। अब लैंड को आप कैसे कंजर्व करोगे? कहीं ना कहीं आप उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करोगे तो भी वो डिग्रेड होगा, या तो आप उसको सिविल पर्पज से यूज करोगे तो भी वो डिग्रेड होगा। तो वो लैंग्वेज ही उसका जो जो पर्टिकुलर टारगेट था वही पूरा वेग था। और कुछ पार्टी जैसे जैसे यूएसए है, यूएसए ने साइन किया था पर रेटिफाई नहीं किया था, तो बहुत सी कंट्री ने लेग साइडेड उनका इम्प्लीमेंटेशन था, इतने सिंसियर नहीं थे उस चीज के लिए। और दूसरा फाइनेंस, अभी भी एजी टारगेट को लेके यही बोला जाता है कि आप लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, खासकर जो डेवलप कंट्रीज हैं वो असिस्ट नहीं कर रही है लो इनकम कंट्रीज को। और कोई मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही थी कि भाई अगर मान लो कोई कंट्री कर भी रही है तो आप कैसे मॉनिटर करोगे कि उसने सही में कुछ किया है या नहीं किया है। और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारे बड़े बड़े दावे कर देते कि हमने ये किया वो किया, बट एक्चुअल में वो ग्राउंड में कुछ नहीं होता उनके लिए। और डिफाइंड मैट्रिक्स भी नहीं थे कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर कैसे कंजर्व किया है, मतलब कितने परसेंट का डिग्रेड आपने रिड्यूस किया है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक फिक्स टारगेट भी नहीं था, मैट्रिक्स में आप जिसे मेजर कर सकें। तो ये पूरा एचई बायोलॉजी टारगेट है जो यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। क्यों ये न्यूज में है? दरअसल जो राज्यसभा के जो सांसद है किरोड़ी लाल मीना, उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ताकि पूरे देश में एक कॉमन लॉ हो, ताकि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन जैसे जो विषय हैं उनमें सिर्फ एक ही कानून का रूल एप्लीकेबल हो। जैसे आपको पता भी हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट लगता है, और अदर धर्मों के लिए भी लिबर्टी रहती है कि वो अपने हिसाब से जो पर्सनल मैटर्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकें। बट हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में साफ मेंशन है कि स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ हो जिसके तहत ये मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस के रूल्स इक्वली एप्लीकेबल हो। पर चूंकि ये डीपीएसपी में है, डीपीएसपी का मतलब साफ है कि ये स्टेट को एक तरीके का डायरेक्शन दिया गया है, बट ये मैंडेटरी नहीं है स्टेट के ऊपर कि उसे वो इम्प्लीमेंट करना है, लाना है या नहीं लाना है। इसके फायदा क्या होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के? एक तो इक्वल स्टेटस मिलेगा, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी मेंबर हो उसके लिए एक समान लॉ होगा। जेंडर पैरिटी आएगी, आपको पता है कि ट्रिपल तलाक जैसे कुछ मुद्दे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के, तो उस एक लॉ में आने के बाद में ये सब बैन हो जाएंगे। जो हमारी नई यंग जनरेशन है उसके एक्सप्रेशन को मीट करने में इजी पड़ेगा। नेशनल इंटीग्रेशन होगा, सारी कम्युनिटी एक ही लॉ से रेगुलेट होंगी। और हर पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करने की झंझट भी नहीं रहेगी क्योंकि सबके लिए एक ही लॉ होगा। अब कॉन्स क्या है इसके? एक तो डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे देश में कम्युनिटी लेवल इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि सबको एक ही लॉ में इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो परसेप्शन ऐसा बना हुआ कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स को वायलेट करती है। तीसरा ये कि स्टेट का पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शादी है, तलाक, ये इंडिविजुअल मैटर्स हैं। तीसरा ये एक तो सेंसिटिव है और डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं बैकलैश होने की उम्मीद रहती है। पांचवा ये कि अभी भी टाइम नहीं आया है, क्योंकि अभी भी कम्युनिटी के बीच में ट्रस्ट नहीं आया है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सके। अभी बिल कर क्या रहा है? ये बिल एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाना चाहता है, जिसके तहत क्या होगा, वो पूरी वाइड कंसल्टेशन करेगा और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारा इसका अपोजिशन देखने को मिला है। उनका ऐसा मानना है कि इसमें भी जो कंसल्टेशन नहीं हुआ है, ऐसे बिल लाने से जो ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलेगा कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच में। दूसरा ये कि जो 21st लॉ कमीशन थी उसने भी ये बोला था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो नेसेसरी भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है। तीसरा ये कि जो माइनॉरिटीज के हमारे राइट्स होते हैं आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 में, जो रिलीजियस मैटर के राइट है, जो जो माइनॉरिटीज की जो राइट्स हैं उसको ये हार्म करेगा, उसको ये वायलेट करेगा। तो इसीलिए इसका विरोध भी देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ घर पोर्टल को लेकर है। क्या है घर पोर्टल? इसका मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट। ये जो हमारे जो देश में जो बच्चे खो जाते हैं तो उनके लिए जो कंप्लेंट्स होती है उनको मॉनिटर करने के लिए पोर्टल बनाया गया, ताकि ऐसे बच्चों की जो मिसिंग कंप्लेंट्स है उनको ट्रैक किया जा सके और उन बच्चों को फाइंड आउट करके उनके घर वालों से मिलवाया जा सके। और ये जो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। घर, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चाइल्ड। ये डिजिटली मॉनिटर करेगा जो भी रिस्टोरेशन रिपेट्रिएशन की जो भी प्रोसेस है उसको। अब अगर हम बॉडी की बात करें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। कब बनी थी? 2007 में। किस एक्ट के तहत बनी थी ये? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में जो एक्ट आया था उसके अंदर ये बॉडी बनी थी, एनसीपीसीआर। और ये किसके कंट्रोल में काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। इसका काम क्या है? एक तो जितने भी कंप्लेंट्स आती है चाइल्ड राइट्स के वायलेशन को लेकर वो ये एड्रेस करती है, और साथ ही साथ ये देश में किसी भी ऑफिसर को सम्मन भेज सकती है कि बताइए ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आप इसको करेक्ट करेंगे, कैसे आप इसको करेक्ट करेंगे। ये एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी कर सकती है और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर कर सकती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 4 एडिशनल मेंबर्स होंगे। इनमें से एक मेंबर जो होगी वो वुमन होगी और एक जो मेंबर होगा वो चिल्ड्रन के इशू का एक्सपर्ट होगा। इनकी एज 35 से ऊपर होनी चाहिए
और प्रोफेशनल होना चाहिए, जो चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकियाट्री में डिग्री होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ हिमालयन प्लांट को लेकर है। आपसे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है हिमालयन प्लांट को लेकर, तो आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि जो 3 जो हिमालयन प्लांट हैं, उन्हें आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। वो कौन से 3 प्लांट है? पहला है मेसोट्रोपिस पैलिटा, इसे पटवा के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में। और इसका आईयूसीएन स्टेटस देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर है। इसके आने की संभावना ज़्यादा है यूपीएससी में। अब ये क्यों थ्रेटन हो रहा है? एक तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इसका जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और फॉरेस्ट फायर की वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। दूसरी स्पीशी है हिमालयन फ्रिटिलरी को लेकर। ये एक पेरेनियल बल्बस हर्ब है, जिसे ब्रोंकियल डिसऑर्डर और न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। थर्ड है सलाम पंजा। ये एक पेरेनियल स्पीसी है जो कि हिंदू कुश और हिमालयन रेंज में पाया जाता है, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया में। इसका यूज किया जाता है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की जो मेडिसिन होती है उसको बनाने में, ताकि गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक फीवर को ट्रीट किया जा सके। इसका स्टेटस इंडेंजर है। तो हमें इनके नाम याद रखना है, इसका स्टेटस मेनली याद रखना है, और ये कहाँ पाए जाते हैं वो हमें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे? ये 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। फर्स्ट है a license is required to cultivate that plant. Second, such a plant cannot be cultivated under any circumstance. It is genetically modified crop plant. फोर्थ है such plant is invasive and harmful to the ecosystem. तो शेड्यूल 6 में वो प्लांट होते हैं जिनकी कल्टीवेशन के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आपको स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके आप उसको प्लांट कर सकते हो, अदरवाइज वो प्रोहिबिटेड होता है। तो इसका आंसर हो गया ए, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू द कल्टीवेट दैट प्लांट। तो लाइसेंस के बाद उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।